हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द जे केमिस्ट्री चैनल। माई सेल्फ पारस ठाकुर एंड आज हम बात करने वाले हैं द सेकंड लेक्चर ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज हाइड्राइड्स के बारे में बात करेंगे आज। ठीक है, हाइड्रोजन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे अगर एक आसान सा क्वेश्चन अगर आ जाए तो वो पूरे नंबर देके जाएगा। छोटा सा टॉपिक है तो उसको जल्दी से कवर करते हैं और हाइड्राइड्स के बारे में आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बाकी आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर ही लिया होगा, कर लिया तो पीटी लाइव कोड ज़रूर इस्तेमाल कर लीजिए और मेरी आप स्पेशल क्लासेस भी देख सकते हैं और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो फ्री में आपको फैसिलिटीज मिलती है अनअकैडमी लर्निंग ऐप के ऊपर। डू रिमेंबर टू यूटिलाइज ऑल ऑफ देम। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हाइड्राइड्स, लास्ट लेक्चर में हम प्रेपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन देख चुके हैं। हाइड्राइड्स क्या होता है? हाइड्राइड्स आर बच्चे, दीज आर द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। बाइनरी कंपाउंड्स जो दो एलिमेंट के मिलने से बनता है और इसमें एक एलिमेंट अगर हाइड्रोजन है तो मतलब वो हाइड्राइड है। ठीक है, जैसे CH4 दो एलिमेंट के मिलने से बना, कार्बन और हाइड्रोजन, तो ये कार्बन का हाइड्राइड है। NH3 ये नाइट्रोजन का हाइड्राइड है। H2O ये ऑक्सीजन का हाइड्राइड है और हाइड्रोजन का ऑक्साइड है। CH4 कार्बन का हाइड्राइड है और हाइड्रोजन का कार्बाइड है। अमोनिया नाइट्रोजन का हाइड्राइड है और हाइड्रोजन का नाइट्राइड है। ठीक है, तो ऐसी कहानी चलती है। B2H6 बोरॉन का हाइड्राइड है। तो हाइड्राइड समझ आ गया, बाइनरी कंपाउंड जिनमें से एक आपका यहाँ पे अगर हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन के हाइड्राइड्स होंगे। अब इसका जनरल फॉर्मूला हम लिख लेते हैं EHX। ई इज द एनी एलिमेंट, उसके साथ कितने हाइड्रोजन लगे होंगे। जैसे CH4 था तो ये EH4 की तरह हो गया ना ये। ठीक है, जैसे H2O था तो उसको H2E लिख सकते हैं आप, मतलब अदर एलिमेंट E होगा तो EHX भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और EMHN मतलब E एलिमेंट के M एटम्स और H के N एटम्स, कुछ भी। अब EXHY लिख लो, वो आपके ऊपर है कैसे आप लिखना चाहते हो। फाइन। अब हाइड्राइड्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया तीन तरीके से, आयनिक, कोवलेंट एंड मेटेलिक और नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड्स। आयनिक या सेलाइन या सॉल्ट लाइक, तो आयनिक का मतलब है जहां पर आयनिक बॉन्डिंग हो रही है। कोवलेंट जहां पर कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है, मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। और मेटेलिक या नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड को फिर लास्ट में पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहली कैटेगरी आपके पास आ गई आयनिक हाइड्राइड्स की। तो आयनिक हाइड्राइड, देखो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.2। तो हाइड्रोजन किसके साथ आयनिक बॉन्ड बनाएगा? अगर हम कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह के साथ देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, पर फिर भी हाइड्रोजन का जब बॉन्ड बनता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के साथ तो दे आर मेनली कोवलेंट बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड नहीं बनते वहां पे। तो आयनिक बॉन्ड किसके साथ बनेंगे इसके? एस ब्लॉक, एस ब्लॉक मेटल्स, अल्कली, अल्कलाइन। ठीक है, फॉर एग्जांपल NaH। तो NaH में सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, हाइड्रोजन की ज्यादा है, तो सोडियम के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा और H के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अल्कली मेटल के साथ जब ये बॉन्ड बनाते हैं तो उसमें हाइड्रोजन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज होता है, ये H नेगेटिव होता है ये। फिर मैग्नीशियम के साथ करेगा तो मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो 2 H चाहिए आपको क्योंकि एक H के ऊपर 1 नेगेटिव होगा, तो MgH2 होता है ये। ठीक है, एल्यूमिनियम के साथ AlH3, तो इस तरह से। ठीक है, तो दीज आर स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड, मतलब एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में बनेंगे। जैसे NaH में सोडियम और हाइड्रोजन 1:1 के रेशियो में लग रहा है। MgH2 में मैग्नीशियम और हाइड्रोजन 1:2 की रेशियो में लग रहे हैं। AlH3 में एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन 1:3 की रेशियो में लग रहे हैं। और विद मोस्ट ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इन्होंने ये नहीं कहा कि सभी एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहा है। क्यों? क्योंकि एस ब्लॉक में भी जैसे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, लिथियम है, ये थोड़े छोटे हैं साइज में, तो इनका थोड़ा सा इनके कंपाउंड में कोवलेंट करेक्टर आता है क्योंकि इनकी पोलराइजिंग पावर बहुत हाई है। तो बेरिलियम के कंपाउंड्स, मैग्नीशियम के कंपाउंड्स, लिथियम के कंपाउंड में थोड़ा कोवलेंट करेक्टर भी रहता है, इसीलिए इनके हाइड्राइड्स को टोटली आयनिक हम नहीं बोलेंगे। हाँ, जो नीचे वाले मेटल्स हैं उनके साथ जो हाइड्राइड बनेंगे दे विल बी टोटली आयनिक। ओके, तो इसलिए इन्होंने लिखा कि दे फॉर्म आयनिक हाइड्राइड विद मोस्ट ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स विच आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ठीक है, पर जबकि LiH, BeH2, MgH2 में सिग्निफिकेंट कोवलेंट करेक्टर पाया जाता है। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। इनफैक्ट BeH2 एंड MgH2 आर पॉलीमरिक इन नेचर, मतलब ये लॉन्ग चेन पॉलीमर बना देते हैं। तो आयनिक कंपाउंड तो पॉलीमर नहीं बनाते। ठीक है, नाउ द आयनिक हाइड्राइड्स आर क्रिस्टलिन, नॉन वॉलेटाइल एंड नॉन कंडक्टिंग इन सॉलिड स्टेट। तो ये तो पॉइंट क्लियर है, आयनिक सॉलिड क्रिस्टल्स बनाते हैं। यस, तो आयनिक हाइड्राइड भी क्रिस्टलिन होंगे। नॉन वॉलेटाइल मतलब वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे क्योंकि आयनिक बॉन्डिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, तो उसका वेपर में कन्वर्जन नहीं होगा, नॉन वॉलेटाइल होंगे।
एंड नॉन कंडक्टिंग इन सॉलिड स्टेट, क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयंस अपनी पोजीशन से मूव नहीं कर सकते, जब मूव नहीं कर पाएंगे तो कंडक्शन भी नहीं होगी वहाँ पे। हाउएवर देयर मेल्ट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब मोल्टन फेज में वो कंडक्ट कर देते हैं, क्योंकि मोल्टन फेज में आयंस मूव कर सकते हैं। और अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएं इनका तो हाइड्रोजन गैस निकलती है एनोड पे। तो ये इससे पता लगा, इलेक्ट्रोलाइसिस पे करवाने पे पता लगा कि अल्कली मेटल के या अल्कलाइन के जो हाइड्राइड्स हैं या जो आयनिक हाइड्राइड्स हैं उनमें H नेगेटिव आयन प्रेजेंट होता है। हमें नहीं पता था पहले, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स आपने देखा है वहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, हाइड्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव कैरेक्टर होता है, यहाँ पे नेगेटिव था। तो कैसे पता लगा? देखो, अगर आप बोलो कि सर NaH का ना इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है करते हैं बच्चे, तो कैथोड पे रिडक्शन होती है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। तो एनोड पे ना H2 गैस निकला। H2 गैस तभी निकल सकता है अगर H नेगेटिव आयन था और वो एनोड पे जाके ऑक्सीडाइज होके H2 में कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया उसने। अगर H पॉजिटिव होता वो तो कैटायन होता, उसको तो फिर कैथोड पे जाके रिड्यूस होना चाहिए था। तो H2 गैस एनोड पे निकलने से ही ये बात कंफर्म हो गई कि पक्का वहां पे H2 जो जनरेट हुआ है वो H नेगेटिव से जनरेट हुआ है, ठीक है राइट। तो इसका H2 बनेगा यहाँ पे प्लस, अगर आप मोल्टन का करवाते हो प्लस सोडियम मेटल मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगर आप सिर्फ मोल्टन का ले रहे हो, एक्वस मीडियम नहीं है यहाँ पे, पानी बिल्कुल भी नहीं है, तो H2 आपको एनोड पे मिलेगी और सोडियम मेटल आपको कैथोड पे मिलेगा। तो होगा क्या, जो H नेगेटिव आयन था, ठीक है, या आप बोलो 2 H नेगेटिव एनोड पे जाके 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे और H2 बना देंगे, ठीक है। तो एनोड पे H2 गैस जब भी निकलती है तो समझ लो बेटा वहां पे H नेगेटिव आयंस थे, सिंपल, फाइन। तो सेलाइन हाइड्राइड्स रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर प्रोड्यूसिंग डाई हाइड्रोजन गैस। अब अगर पानी से रिएक्ट कर जाएंगे तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, NaH में ये Na पॉजिटिव और H नेगेटिव था, और H2O में कैसे टूटता है वाटर, अगर टूटेगा तो H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो उसका OH नेगेटिव और Na पॉजिटिव मिलके NaOH बना लेंगे और H पॉजिटिव और H नेगेटिव मिलके H2 बना लेंगे। तो इसका काफ़ी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बहुत वायलेंट रिएक्शन होता है इसका पानी के साथ, फाइन क्लियर है। क्यों होता है वायलेंट? क्योंकि यार H2 भी बन रहा है ना, H2 जो बनेगा अगर हीट ज़्यादा रिलीज होगी तो ये हाइड्रोजन दिस विल कैच फायर, इसमें आग लग जाएगी, तो उससे भी रिएक्शन थोड़ा ज़्यादा वायलेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, लिथियम हाइड्राइड इज रादर अनरिएक्टिव एट मॉडरेट, क्योंकि लिथियम हाइड्राइड हमारा आयनिक नहीं है, उसमें कोवलेंट कैरेक्टर भी काफ़ी है, तो वो डायरेक्टली तो बहुत काम का नहीं आता पर इनडायरेक्टली बहुत काम आता है, वो और हाइड्राइड्स बनाने के काम आता है। जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनाना है, लिथियम बोरो हाइड्राइड बनाना है, इन दोनों में काम आता है। ये दो रिएक्शन आपको याद रखने हैं, दे आर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, कि LiHAl2Cl6 से रिएक्ट करके LiAlH4 देता है और B2H6 से रिएक्ट करके LiBH4 देता है, और LiAlH4 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जबकि LiBH4 एक मॉडरेट रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। एल्यूमिनियम क्योंकि ज़्यादा क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसलिए एल्यूमिनियम वाले केस में रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बोरॉन उतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है, उतना रिएक्टिव भी नहीं है, तो LiBH4 उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। देन सेकंड कैटेगरी आती है हमारे पास कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स की। तो कोवलेंट मतलब जहाँ पर कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है, तो हाइड्रोजन किन के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग जनरली करेगा? नॉन मेटल्स के साथ, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, मतलब जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके साथ। तो मेनली इसके जो कोवलेंट हाइड्राइड्स बनते हैं वो बनते हैं मोस्ट ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ, मोस्ट ऑफ द, ठीक है। मोस्ट फेमिलियर कौन से आपके? मिथेन, अमोनिया, वाटर, HF, दीज आर द मोस्ट कॉमन जो आपने पढ़े होते हैं। फॉर कन्वीनियंस हाइड्रोजन कंपाउंड्स ऑफ नॉन मेटल्स ऑल्सो हैव बीन कंसिडर्ड एज हाइड्राइड्स। हाइड्राइड का मतलब ये नहीं कि उन सब में H पे नेगेटिव चार्ज है, नहीं, क्योंकि H2O आप लोगे तो उसके H के ऊपर तो पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज आता है, ठीक है, नॉट फॉर्मल चार्ज, मतलब पॉजिटिव एक ऑक्सीडेशन स्टेट डेवलप होता है +1, राइट। तो हाइड्राइड कहीं पर भी लिखा हो, वैसे हाइड्राइड का मतलब होता है H नेगेटिव आयन को हाइड्राइड आयन बोलते हैं, पर कोवलेंट हाइड्राइड का मतलब ये नहीं है कि उनमें H1 नेगेटिव की प्रेजेंस में, सॉरी 1 नेगेटिव की फॉर्म में प्रेजेंट है, वो जस्ट कन्वीनियंस के लिए उसको लिख दिया हुआ है, फाइन, ठीक है। तो बीइंग कोवलेंट दे आर वॉलेटाइल कंपाउंड्स, कोवलेंट है तो बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो यस इजीली हीट करने पे वेपराइज हो जाते हैं, तो वॉलेटाइल है। फिर मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स को फर्दर 3 तरीके से क्लासीफाई किया गया, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, तीसरा इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब ऐसे हाइड्राइड जिन बेचारों का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ अभी तक, मतलब जैसे BH3 है
तो BH3 में बोरॉन के 3 ही बॉन्ड बन रहे हैं, हाइड्राइड तो है, 3 ही बॉन्ड बन रहे हैं, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ठीक है, CH4 कार्बन के 4 बॉन्ड बन रहे हैं, ऑक्टेट जस्ट कंप्लीट हुआ है, कंप्लीट हुआ और कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं रहा। NH3 ऑक्टेट तो कंप्लीट है पर एक उसमें एक लोन पेयर भी है, तो मतलब हाइड्राइड बनाने के बाद इलेक्ट्रॉन बच गए, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच की कैटेगरी में आएगा। H2O हाइड्राइड बनाने के बाद इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये भी इलेक्ट्रॉन रिच की कैटेगरी में आएगा। तो CH4 बोलता है कि जस्ट हाइड्राइड बनाया और भाई साहब मेरे सारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। SiH4 सारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, 4 वैलेंस थे, चारों के चारों हाइड्राइड बनाने में इस्तेमाल हो गए, समझे। तो ग्रुप 14 वालों के पास 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो चारों यूज कर लेते हैं हाइड्राइड बनाने में, तो दे डोंट हैव एनी इलेक्ट्रॉन लेफ्ट और ऑक्टेट भी पूरा हो जाता है, तो डेफिशिएंसी भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये कौन से बेटा, आपके बोरॉन फैमिली वाले, उनकी वैलेंस 3 होती है, वो 3 ही बॉन्ड बना पाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है आपके बोरॉन फैमिली वाले। ठीक है, तो लाइक डाइबोरेन, क्योंकि 2 BH3 मिलते हैं तो एक B2H6 बनता है, जब एक BH3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था तो 2 मिल जाएंगे, तब क्या कर लेंगे वो लोग, तब भी डेफिशिएंट ही बचेगा, तो B2H6 भी आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड का एग्जांपल है। तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 फॉर्म इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या होते हैं, लुईस एसिड, क्योंकि लुईस बेस से इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं, क्योंकि खुद के पास तो है नहीं पूरे, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हमेशा लुईस एसिड होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। देन इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कौन से होते हैं बच्चे, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14, क्योंकि एक्जैक्टली 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके पास और चारों चारों से हाइड्राइड, मतलब 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना देंगे और कोई इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं, तो दे आर जस्ट प्रिसाइज, जितना चाहिए था उतना ही है, तो दे आर हैविंग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, क्योंकि 4 बॉन्ड बन रहे हैं तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। इलेक्ट्रॉन रिच कौन से हैं, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और हेलोजन फैमिली, इन तीनों में जो हाइड्राइड बनेंगे तो दूसरे एलिमेंट के पास लोन पेयर बच ही जाएगा। तो ग्रुप 15 से लेके ग्रुप 17 तक जो भी एलिमेंट्स हैं दे फॉर्म इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। क्लियर है ये तो सिंपल सी बात थी, इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन थी नहीं। ओके नाउ, तो पता है आपको H2O अमोनिया और HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, उसकी वजह से भी उसकी प्रॉपर्टीज में काफ़ी अनएक्सपेक्टेड से बिहेवियर देखने को मिलता है। अब जैसे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, वुड यू एक्सपेक्ट द हाइड्राइड्स ऑफ NOF टू हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन द हाइड्राइड्स ऑफ देयर सब्सिक्वेंट ग्रुप मेंबर्स, मतलब NH3 को अपने ही ग्रुप के एक और से कंपेयर कर लो, PH3 से कंपेयर कर लो, ASH3 से कंपेयर कर लो, तो क्या लगता है आपको, नाइट्रोजन का हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा हायर होगा, अरे ऑब्वियसली हायर होगा। नाइट्रोजन के केस में भी जो अमोनिया है उसका अपने ग्रुप मेंबर से हायर होगा, H2O में भी उसका अपने ग्रुप मेंबर से H2S H2SC से हायर होगा, और HF का HCl HBr से हायर होगा बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसीलिए इन हाइड्राइड्स में जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज हायर। अब बोलोगे सर ये रेगुलर ट्रेंड है, ये इरेगुलर ट्रेंड है, ये इरेगुलर है क्योंकि डाउन द ग्रुप वैसे साइज बढ़ता है, जैसे आप HF से नीचे जाओगे HCl HBr तो साइज बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, सरफेस एरिया बढ़ रहा है, वॉन डर वाल फोर्सेस बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए, पर बाकियों में बढ़ता है, HCl के बाद HBr में बढ़ता है, HF में सबसे हाई है क्योंकि उसमें H बॉन्डिंग हो रही थी, बाकी सब में नहीं हो रही थी, तो सिर्फ पहला मेंबर ही H बॉन्डिंग शो करता है, इसलिए उसी में आपका थोड़ा इरेगुलरिटी या एक्सेप्शन आ जाती है। नेक्स्ट वन, मेटेलिक और नॉन स्टोकियोमेट्रिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। देखिए इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है, मेटल्स का आपने जब भी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो मेटल के एटम किस तरह से जुड़े होते हैं, इस तरह से हम जिनको बिल्कुल चिपका के दिखाते हैं, मतलब इस तरह से शो करते हैं ना उनका, इनका सॉलिड स्टेट में जो अरेंजमेंट है वो कुछ ऐसा होता है। बेटा बीच में जो खाली जगह बचती है ना ये वाली, ठीक है, ये वाली दिस वन, ठीक है, तो ये वाली जो खाली जगह है इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स या वॉइड्स, इंटरस्टिशियल साइट्स या वॉइड्स। अगर हाइड्रोजन उन खाली जगहों पे जाके बैठ जाए उसको इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोल देंगे, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बोल देंगे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है हाइड्रोजन इन इंटरस्टिशियल साइट्स के ऊपर जाके बैठ जाता है, जिससे क्या होता है जो एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट है उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन वहां पर घुसा जहां पे खाली जगह थी, मतलब उसने अपने घुसने के लिए किसी को डिस्टर्ब नहीं किया कि भाई थोड़ा सा साइड होना, जरा मेरे को थोड़ा बैठना है इधर। ओके, तो कभी कभी हाइड्रोजन जब इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बनाता है तो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को, अरेंजमेंट को डिस्टर्ब नहीं करता, बस घुस जाता है, खाली जगह मिली थी, बैठ गए शांति से चुपचाप कोने में, किसी को परेशान नहीं किया।
ओके, तो ये जो आपके मेटेलिक या नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड बनते हैं, ये डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ बनते हैं, बट सभी के साथ नहीं बनते उनमें, ठीक है। पर डी एंड एफ ब्लॉक के साथ जो भी बनते हैं वो आपके नॉन स्टोइकोमेट्रिक होते हैं। वो वाई नॉन स्टोइकोमेट्रिक, ये भी देखते हैं अभी आके हम। तो दे आर फॉर्म्ड बाय मैनी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन कौन नहीं बनाता है, देखिए 7, 8, 9 के ग्रुप वाले हाइड्राइड नहीं बनाते, और ग्रुप 6 से सिर्फ क्रोमियम ही बनाता है, ठीक है। एंड दीज हाइड्राइड्स कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दो नॉट एज एफिशिएंटली एज देयर पेरेंट मेटल्स डू। मतलब ये हाइड्राइड हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, हाँ उतनी अच्छी तरह से नहीं करते जितने अच्छे तरीके से प्योर मेटल कर रहा था। हाइड्राइड बनाने से पहले जो प्योर मेटल था वो ज्यादा अच्छे से कंडक्ट कर रहा था, हाइड्राइड बनाने के बाद उतनी अच्छी कंडक्टेंस नहीं, पर फिर भी कंडक्टेंस है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या मेटलिक हाइड्राइड्स कंडक्ट करते हैं? यस। कितना एफिशिएंटली? लेस देन मेटल्स। ओके, अनलाइक सलाइन हाइड्राइड दे आर ऑलमोस्ट ऑलवेज नॉन स्टोइकोमेट्रिक। जैसे सलाइन आयनिक हाइड्राइड में NaH है तो 1:1 है, MgH2 है तो 1:2 है, एक प्रॉपर रेशियो में दोनों एलिमेंट्स जुड़ रहे हैं। यहां पर दे आर नॉन स्टोइकोमेट्रिक, बीइंग डेफिशिएंट इन हाइड्रोजन। समझे? जैसे कि देखो LaH 2.87, YbH 2.55, तो हाइड्रोजन का एक डेफिनेट नंबर नहीं है ना, फ्रैक्शन है ना ये, तो इसको बोलते हैं हम एक फिक्स रेशियो में नहीं कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये दीज आर कॉल्ड नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स। तो इसलिए यहाँ पे लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन काम नहीं करेगा। ओके नाउ, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, ये हाइड्रोजन घुस जाएगा बीच में मेटल के स्ट्रक्चर में और उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ऐसा कुछ जगह होता है, सब जगह नहीं होता, कुछ जगह वो डिस्टर्ब कर भी देता है, ठीक है। तो इसलिए रिसेंट स्टडी से पता लगा कि एक्सेप्ट फॉर द हाइड्राइड्स ऑफ निकल, पैलेडियम, सीरियम, एक्टिनियम, अदर हाइड्राइड्स ऑफ दिस क्लास हैव लैटिस डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द पेरेंट मेटल। मतलब सिर्फ निकल, पैलेडियम, सीरियम और एक्टिनियम में हाइड्रोजन जब घुसी उसने स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं किया, एग्जिस्टिंग लैटिस अरेंजमेंट को नहीं छेड़ा, बाकी सब में डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। ऑल अदर हाइड्राइड्स ऑफ दिस क्लास हैव लैटिस डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द पेरेंट मेटल। पहले जो मेटल था उससे डिफरेंट अब इनका लैटिस अरेंजमेंट हो चुका है। और क्योंकि मेटल के ऊपर ये हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो जाती है या एड्जॉर्ब हो जाती है, उसकी वजह से इन मेटल्स के ऊपर हाइड्रोजन को आप एक तरह से स्टोर कर सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन स्टोरेज के भी काम आते हैं। पर आप लोग सर हाइड्रोजन स्टोर क्यों करनी है? अरे हाइड्रोजन एज ए फ्यूल इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर। आपने सोचा नहीं कभी कि सर हाइड्रोजन को क्यों नहीं गाड़ी में चलाते हम एज ए फ्यूल? पेट्रोल डीजल की जगह हाइड्रोजन तो बहुत इफेक्टिव है, लाइट वेट है, कंबशन वैल्यू उसका कैलोरीफिक वैल्यू अच्छा है। क्योंकि हाइड्रोजन को स्टोर करना डेंजरस है, डिफिकल्ट है, ट्रांसपोर्ट करना डिफिकल्ट है। पर इन मेटल्स, ये मेटल अच्छी खासी हाइड्रोजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इसलिए इनमें हाइड्रोजन को स्टोर किया जा सकता है। तो ये मेटल कौन सा सस्ते हैं? ये कौन सा सस्ते हैं? हाँ, स्टोरेज के लिए यूज किया जा सकता है, बट दे देमसेल्फ आर वेरी एक्सपेंसिव मेटल्स। क्या फॉस्फोरस PH5 बनाता है? नहीं बनाता। PH3 बनाता है? हाँ। PCl5 बनाता है? हाँ। तो PCl5 बनाता है तो PH5 क्यों नहीं बनाता? क्योंकि PCl5 जब वो बनाता है, ठीक है, तो फॉस्फोरस अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, और 5 क्लोरीन है, पांचों फॉस्फोरस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहे हैं। तो खींच रहे हैं तो फॉस्फोरस के ऊपर क्या डेवलप होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और बेटा अगर 5 बॉन्ड बनाने हैं तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3d। तो मतलब sp और d तीनों ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया होगा। देखो नॉर्मली d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता आसानी से। क्यों? क्योंकि s, p और d की एनर्जी में काफी डिफरेंस होता है, खास करके s और p की तो क्लोज होती हैं, d की एनर्जी थोड़ा ज्यादा हाई है, d ज्यादा बड़ा है, डिफ्यूज है, उसका साइज बहुत बड़ा है उसके ऑर्बिटल का, तो s और p के साथ वो ना मैच नहीं करता। और हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एनर्जी ही पार्टिसिपेट करते हैं। पर जब फॉस्फोरस के ऊपर ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, इससे सडनली इसका क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, तो अभी ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी तरफ, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक तरह से थोड़ी बढ़ जाएगी, तो अपने ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था उसको थोड़ा ज्यादा जोर से पकड़ के रखेगा, जिससे जो d ऑर्बिटल थे जो बड़े डिफ्यूज होते हैं वो थोड़े से श्रिंक कर जाएंगे। और जब वो श्रिंक कर जाते हैं तो उनका साइज s और p के थोड़ा कंपेरेबल हो जाता है, बहुत तो नहीं पर थोड़ा कंपेरेबल हो जाता है, एंड नाउ दे ऑल कैन हाइब्रिडाइज टुगेदर। तो इसीलिए यहां पर हाइब्रिडाइजेशन हो गया, 5 बॉन्ड बन गए। PH5 में
PH5 नहीं बनता, क्यों? क्योंकि PH5 में हाइड्रोजन एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है जो कि फॉस्फोरस के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर देगा और डी ऑर्बिटल श्रिंक कर जाएंगे, ऐसा यहाँ पे नहीं हो पाता। तो अगर डी ऑर्बिटल श्रिंक नहीं करेंगे तो उनका साइज S और P के कंपेरेबल नहीं आएगा, तो वो हाइब्रिडाइजेशन में भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये रीज़न है, एक्चुअल रीज़न इसका ये है। पर एनसीईआरटी ने जो रीज़न दिया है वो थोड़ा सा सिंपल सा दिया ताकि आपको समझने में और याद करने में आसानी रहे। इन्होंने ये दिया है कि फॉस्फोरस 3 और 5 की ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो करता है पर PH5 नहीं बनाता। क्यों? इन्होंने बोला जी H2 का बॉन्ड तोड़ना बड़ा मुश्किल है, इसका डेल्टा HA एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बड़ी हाई है, ठीक है। और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये दोनों वैल्यूज PH5 की फॉर्मेशन को फेवर नहीं करते। ओके, बट दिस इज नॉट द रियल रीजन। ओके, तो रियल रीजन आपको मैंने बता दिया, तो चलो फिर भी आपको पता होना चाहिए एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट वाटर। देखिए पानी, यस वी नो ह्यूमन बॉडी इज अबाउट 65% वाटर एंड प्लांट्स हैव एज मच एज 95% तक पानी भी होता है प्लांट्स में, ठीक है। इसका सोर्स क्या है हमें उससे मतलब नहीं है, पर पानी का सबसे बड़ा काम हमारे को केमिस्ट्री में क्या होता है, इट इज अ सॉल्वेंट ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। मैक्सिमम रिएक्शंस एक्वस मीडियम में होते हैं, हमारी बॉडी में होने वाले बहुत सारे रिएक्शन एक्वस मीडियम में होते हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, कलरलेस टेस्टलेस लिक्विड है, आपको पता ही है, ठीक है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी एच बॉन्डिंग भी कर लेता है ये, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसका इसलिए हाई होता है, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट, वो आपको पता ही है। तो इसकी जो अनयूजुअल प्रॉपर्टीज हैं दे आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इसकी वजह से क्या क्या अनयूजुअल आता है इसमें, हाई फ्रीजिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, हाई हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, इन कंपेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। H2O के नीचे H2S आएगा, उसके नीचे H2SC आएगा, है ना, तो उनका थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, सॉरी वाटर का उनकी कंपेरिजन में ज़्यादा रहता है। वाटर हैज़ अ हायर स्पेसिफिक हीट, थर्मल कंडक्टिविटी, सरफेस टेंशन, डायपोल मोमेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये सब कुछ भी हाई है इसका। तो हाई स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या हुआ, पानी काफ़ी सारी हीट एब्जॉर्ब करके तब जाके उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ता है। तो ये अच्छा कूलेंट है, इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये अच्छा कूलेंट है, क्योंकि बहुत सारी हीट एब्जॉर्ब करने के बाद भी इसका टेम्परेचर 1 डिग्री से ही बढ़ेगा। क्योंकि उसी जगह ऑयल ले लो आप, तुम 2 कढ़ाई लो, गैस पे रखो, दोनों में एक में बराबर तेल डालो, एक में बराबर पानी डालो, गैस ऑन करो, देखो तेल जल्दी गर्म होता है, पानी उतनी जल्दी गर्म नहीं होता। हीट तो तुम बराबर दे रहे थे, बर्नर फुल स्पीड पे था, दोनों बराबर हीट दे रहा है वो, बट ऑयल की स्पेसिफिक हीट कम है, वो थोड़ी सी हीट एब्जॉर्ब करके टेम्परेचर राइज आ जाता है उसमें। पानी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, इसलिए पानी को एज कूलेंट यूज़ करते हैं, गाड़ियों में एज कूलेंट यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। फिर ये वाला एक इंपॉर्टेंट टेबल इसको देख लेना, फिजिकल प्रॉपर्टी कंपैरिजन किए H2 और D2O का। D2O इज हैवी वाटर, हैवी वाटर की बेटा ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टी ही पानी से ज़्यादा है। मॉलिक्यूलर मास देखो तो ज़्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट देखो तो ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट देखो तो थोड़ा ज़्यादा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देखो थोड़ी ज़्यादा है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन थोड़ी ज़्यादा है, एंथैल्पी फ्यूजन मेंशन नहीं है, मैक्सिमम डेंसिटी किस टेम्परेचर पे आती है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। देन विस्कोसिटी थोड़ी ज़्यादा है, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी चलो इसकी मेंशन नहीं की, मोस्टली सारी प्रॉपर्टी थोड़ी ज़्यादा ही है ना, ठीक है। सॉरी डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा नहीं है, हाँ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट स्लाइटली कम है, ठीक है, थोड़ा सा कम है, ओके। तो देखो द हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड हीट कैपेसिटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉडरेशन ऑफ द क्लाइमेट एंड द बॉडी टेम्परेचर ऑफ लिविंग बींग्स। हमारी बॉडी में जब गर्मी लगती है पानी पीते हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखता है, ये पानी कूलेंट की तरह काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा और स्पेसिफिक हीट भी ज़्यादा है, मतलब हीट कैपेसिटी इसकी ज़्यादा है। इट इज़ एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स इन द प्लांट एंड हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। सॉल्वेंट भी है, आयंस को कैरी करेगा तो इस जगह से दूसरी जगह पे लेके जाएगा। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, इसमें काफ़ी सारे और कंपाउंड डिजॉल्व हो जाते हैं, अल्कोहल डिजॉल्व होता है, कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, राइट, ठीक है। डन, देखो देन नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, जस्ट एक सेकेंड होल्ड करना। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वाटर की। तो स्ट्रक्चर तो आई डोंट थिंक हमें डिस्कस करने की जरूरत है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा ही होता है, राइट, पढ़ा होता है आपने केमिकल बॉन्डिंग में, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, 2 लोन पेयर इसके पास होते हैं। तो जस्ट देख के कि ये बेंट है, बेंट इसकी शेप है, अगर ज्योमेट्री पूछोगे तो वो टेट्राहेड्रल है क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर भी हैं लाइक दिस, ठीक है। तो इट इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बट बेंट शेप, ओके। और दोनों हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से। बॉन्ड एंगल कितना है 104.5 डिग्री, ये याद होना चाहिए। बॉन्ड लेंथ
96 पाइकोमीटर ऑलमोस्ट। ओके, एंड पोलर मॉलिक्यूल है, क्रिस्टलिन फॉर्म ऑफ वाटर इज आइस। आइस इज अ क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर, गलती से उसको एमरफस मत बोल देना, ठीक है। देखिए, तो आइस जब क्रिस्टलाइज होती है तो हेक्सागोनल फॉर्म में होती है, मतलब 6 मेंबर्ड रिंग से बनते हैं। और इन रिंग्स के बीच में स्ट्रक्चर ऑफ आइस देखिए, इज हाईली ऑर्डर्ड 3 डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर। वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर? क्योंकि आइस की डेंसिटी कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि आइस में ये जो 6 मेंबर्ड रिंग बनते हैं, ठीक है, इनके बीच में एयर ट्रैप्ड है। एयर की वजह से वॉल्यूम तो बढ़ जाता है पर मास कम है, इसलिए डेंसिटी कम हो जाती है। तो इसके बीच में एयर ट्रैप्ड होने की वजह से इट हैज लोअर डेंसिटी, इसीलिए आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। सिंपल। अब नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर और हार्डनेस, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अभी इस वीक से, ठीक है, चलो ये आपको अलग से बता देता हूं मैं। अभी इस वीक अगर आप सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं यूजिंग दिस कोड, ठीक है, तो आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है। 10% एडिशनल डिस्काउंट है, सिर्फ 17 सितंबर तक है। इसे जल्दी से जल्दी अगर आप प्लान करो तो ज्वाइन कर लीजिए। ड्रॉपर बैच भी स्टार्ट हो चुके हैं, एंड डू टेल योर फ्रेंड्स ऑल्सो अबाउट दिस, ठीक है। तो 1 साल की सब्सक्रिप्शन से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन लेने पे यू आर गेटिंग एडिशनल 10% डिस्काउंट ओनली फॉर दिस वीक, ओके। और बाकी शेयर द चैनल, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए चैनल को, इसके बारे में थोड़ा और भी आइडिया दिए कि और क्या क्या टॉपिक के ऊपर हम छोटे छोटे वीडियोस बना के हम डेली कुछ ना कुछ रिवाइज अपना कर सकते हैं, ओके। हेलो एवरीवन, सो आई होप यू लाइक दिस सेशन जो अभी हमने कवर किया। एंड अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा देन प्लीज मेक श्योर कि आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है एंड लाइक करना है, बिकॉज आप लोगों की सपोर्ट और प्यार की वजह से ही वी आर एबल टू ग्रो दिस। चलिए, तो पहले बात करते हैं कि आप लोगों को YouTube का सेशन तो आई थिंक काफी अच्छा लगा, बट अगर आप इससे भी नेक्स्ट लेवल की लर्निंग चाहते हैं, बहुत ही ऑर्गेनाइज और बहुत ही अमेजिंग एजुकेटर से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, देन आई थिंक आपको डेफिनेटली अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना चाहिए। बट सब्सक्रिप्शन में क्या है, 50+ टॉप एजुकेटर्स जो कंट्री के हैं, कंट्री के टॉप एजुकेटर बच्चों यहां पर पढ़ा रहे हैं, इंडिया के टॉप ऑथर्स यहां पर पढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हो कि जिन टीचर्स की बुक्स आप पढ़ते हैं, इतने समय से आप उनकी बुक्स पढ़ते आए हैं, उनके बारे में सुनते आए हैं, दे आर फाइनली टीचिंग ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। तो कोटा के फाइनेस्ट टीचर्स यहां पर हैं। अब आती है बात डाउट क्लियरिंग सेशंस की। तो बेटा, डाउट सबसे बड़ी एक समस्या बच्चों के साथ रहती है कि सर डाउट्स का हमारा निपटारा नहीं हो पाता, डाउट्स क्लैरिफिकेशन नहीं हमें मिलती है। तो अनअकैडमी पे बेस्ट चीज ये, एवरी 4th लेक्चर इज अ डाउट क्लियरिंग सेशन। बच्चे अपने डाउट्स का ना फोटो क्लिक करके उसको अपलोड कर लेते हैं। आपको टाइप नहीं करना है, आपको फोटो क्लिक करके डाउट का वो अपलोड कर देना, एंड इट विल बी डिस्कस्ड इन द क्लास। और मान लीजिए अगर कभी क्लास में बहुत सारे डाउट्स हो गए, आपका डाउट्स में भी, या आपको लगा कि नहीं यार क्लास में नहीं, मुझे तो 4th क्लास तक का वेट नहीं करना है, मुझे अभी चाहिए इसका सॉल्यूशन, जल्दी चाहिए, तो डाउट क्लियरिंग पोर्टल भी है, वहां पर आप अपना डाउट अपलोड कर सकते हैं, एंड जो हमारे एक्सपर्ट्स की टीम है वो आपको डाउट सॉल्व करके आपको सॉल्यूशन भेज देगी। तो इट इज दैट्स अमेजिंग। अब बात आती है कि अनअकैडमी प्लस अगर आप इतना अच्छा है तो ज्वाइन करना कैसे है। देखिए, ज्वाइन करने से पहले बहुत सारी और भी चीजें हैं जो आप ट्राई आउट कर सकते हैं कि क्या सर हम ट्राई कर सकते हैं इसको। यस, देखिए, अब आपको अनअकैडमी का फ्री प्लान एक्टिवेट करना होता है। बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज हैं, जैसे आप मेरी प्रोफाइल पे जाएंगे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। इंडिया का टॉप ट्रेंडिंग ऐप है एजुकेशन में। और इंस्टॉल करने के बाद उसमें बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी होंगे, मतलब स्पेशल क्लासेस वो फ्री क्लासेस हैं जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे चलती हैं, और आप उनको फ्री में अटेंड कर सकते हो, और उससे आपको एक फील आता है, एक एक्सपीरियंस होता है कि इस तरह से हमारी क्लासेस लगेंगी अगर हम सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं। और उन फ्री क्लासेस को में भी एंटर करने के लिए आपको पीटीकैम कोड आपको लगाना पड़ेगा। तो पीटीकैम कोड बाल को लगा लेना है वहां पे, ठीक है। तो उससे आपको फ्री पैकेज जो है वो आपका ओपन हो जाएगा। स्पेशल क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं, जो फ्री में टेस्ट सीरीज आपको मिलती है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, तो बहुत सारा फ्री कंटेंट भी है, ठीक है। तो वो सारा आपको अनलॉक करना है पीटीकैम कोड लगा के। तो अपने दोस्तों को भी बता देना, उनके साथ भी शेयर कर देना इस इंफॉर्मेशन को। एंड वंस यू डिसाइड कि हाँ यार हमें सब्सक्रिप्शन लेना है, तो जस्ट आपने ऐप ओपन किया, वहां पे जब आप अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो वहां पे प्लस लिखा आएगा, आप प्लस पे क्लिक करते हैं। प्लस पे क्लिक करते ही आपको चूज करना अपना गोल कि आप आईआईटी की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, आप नीट की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, किस सब्सक्रिप्शन को आप ज्वाइन करना चाहेंगे, ठीक है। देन
आप क्लिक करेंगे गेट सब्सक्रिप्शन, गेट सब्सक्रिप्शन में आपके पास ऑप्शन आता है कि आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। अब आपको पहले बताता हूं, प्लस सब्सक्रिप्शन इज लाइक जो मैंने आपको बेनिफिट्स बताए, टॉप एजुकेटर्स हैं, सबकी क्लास आप अटेंड कर सकते हो, टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है, डाउट क्लैरिफिकेशन सेशंस आपको मिल रहे हैं, डीपीपीज आपको मिल रही हैं, नोट्स आप डाउनलोड कर पा रहे हो, पुराने लेक्चर्स आप सारे सारे रिकॉर्डेड देख सकते हो। ये सारे बेनिफिट्स आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में हैं। तो फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्या है? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज लाइक द नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि सर हमें कोई मेंटरशिप दे, ऐसा भी हमें चाहिए, है ना, कोई हमें गाइड करे थ्रू आउट, ठीक है, पुश करता रहे, देखे कि यार ये कहाँ गलत कर रहे हैं, ठीक है, इसको यहाँ पर ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, इस चीज़ को ऐसे इंप्रूव करो, ठीक है, इस सब्जेक्ट को ऐसे स्ट्रॉन्ग करो, पेपर को ऐसे अटेम्प्ट करो, नेगेटिव नहीं हो जाओ, ठीक है, आपको हमेशा पॉजिटिव रखे, मोटिवेटेड रखे, एक आपका ऐसे मेंटर हो जिसके साथ आप अपनी सारी प्रॉब्लम, अपनी समस्याएं शेयर कर सको और आपको एक सही सॉल्यूशन मिले आपके अकॉर्डिंग। ये ना हो कि एक रैंडम सा जनरल सा ज्ञान आपको दे दिया, ठीक है, आपकी समस्याओं का आपके अकॉर्डिंग क्या सॉल्यूशन बेस्ट होगा वो आपको मिलेगा। तो आपको एक पर्सनल मेंटर मिलता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। टू ज्वाइन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एज वेल, तो जब आप क्लिक करेंगे ज्वाइन, ठीक है, मतलब गेट सब्सक्रिप्शन पे, तो गेट आइकॉनिक और गेट प्लस, तो वहां पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप 1 मंथ से लेकर 2 साल तक का आइकॉनिक प्लस सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, 1 महीने से लेकर 2 साल तक का, ठीक है। तो 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपका 56,000 का है एंड आफ्टर यूजिंग द PTCAM कोड आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप चेकआउट पे PTCAM कोड लगा लीजिए। और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो उसमें 6 मंथ, 1 ईयर और 2 ईयर तक का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, ठीक है, 6 मंथ, 1 ईयर एंड 2 ईयर। 2 ईयर का अगर आप प्लान कर रहे हैं डायरेक्टली 1 लाख का है, उसमें भी आपको 10% डिस्काउंट PTCAM कोड लगा के मिल जाएगा। तो मतलब कोई भी सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, यू कैन यूज द कोड PTCAM। तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं अभी ज्वाइन करने का तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए। कई बार बच्चे पूछते हैं सर व्हाट इज द राइट टाइम टू ज्वाइन प्लस, सर आज ले लूं, सर अगले महीने लूं। जितना आप डिले करोगे आपकी प्रेपरेशन डिले हो रही है, नथिंग एल्स। आप आज लीजिए, अगले हफ्ते लीजिए, 1 महीने के बाद लीजिए, 1 साल के बाद लीजिए, आपकी अपनी प्रेपरेशन डिले हो रही है, नथिंग एल्स। एंड डू शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स, जूनियर्स, एंड उनको बताइए कि बॉस सब्सक्राइब कर लो हेलो केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को एंड लाइक कर देना है, शेयर कर देना सबके साथ, ठीक है। चलिए सी यू इन द नेक्स्ट सेशन एंड आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और बी रेगुलर इन द क्लासेस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।